अस्सलाम वालेकुम। ओके, राइट गाइस। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इजी है, बट इट इज़ लॉजिकल एज वेल, सो यू हैव टू स्टे विद मी, ठीक है। बीच में अपना ध्यान इधर उधर नहीं लेके जाना। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे मशीन्स के अंदर। ठीक हो गया? ओके, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। अब सबको नजर आ रहा है? ओके, आई एम मेकिंग अ सर्किट। अपने साथ हैंड आउट्स नोट करते जाएं, ठीक है। ये मुझे बताएं, ये कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट। ओके, सीरीज सर्किट है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सीरीज सर्किट में let's say if this is my resistance number 1, this is my resistance number 2, and this is my resistance number 3. Let me write R with it. R, R, and again goes to R. ठीक है। अब मुझे इसमें यह बताएं कि इस तीनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा और इन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट क्या होगा? V total is equal to V1 plus V2 V3. Yes. And current is equal to I total is equal to I1 I2 I2. यानी कि इसमें करंट सेम होगा, वोल्टेज इसमें डिवाइड होगा। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव सेड, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। ओके, इसी तरह। ओके, V total अपने साथ बच्चे नोट करते जाएं, नोट करते जाएं अपने साथ। VR1 plus V2 plus ठीक हो गया, ये आपने मुझे बताया, करेक्ट? yes sir. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। ये जो ऊपर सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन्हीं रेजिस्टेंस को मैं निकाल के इस तरह डाल देता हूं। अब मुझे बताएं, ये कौन सा सर्किट है? पैरेलल का। ओके, अब पैरेलल का मुझे बताएं कि इसमें आई और वी का क्या सूरत हाल होगा? इसमें वोल्टेज सेम रहेगा और करंट का डिवाइड होगा। ओके, सो यू मीन टू से इसमें ये होगा वी टी इज इक्वल टू। ओके ओके ओके, VR1 सॉरी। आप लोग अपने साथ नोट करते जा रहे हैं।
ओके, तो यहाँ तक आप लोग इस बात को मानते हैं? ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव सेड, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। करेक्ट? ओके, अब मैं आपको इस चीज को अपने पास लिख लें, ठीक है? मैं इसको वॉश कर रहा हूं, कर दूं वॉश? ओके, नाउ लुक हियर, लेट्स से आई हैव अ मशीन और उसमें इस किस्म की वाइंडिंग लगी हुई है। देखें इसको, मैं उस वाइंडिंग को बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ कि उसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास इस तरह बन रहा है, ठीक है? नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। ये कौन सा सर्किट बन गया है? सीरीज। ओके, अगर मेरे पास एक मशीन है और उसका लेट से उसके अंदर जो वाइंडिंग हुई है और उसको मैं इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफॉर्म करता हूँ और वो लेट से मेरे पास कुछ इस तरह का सर्किट बन जाता है जो कि आप खुद कह रहे हैं कि सीरीज है, तो इस किस्म की वाइंडिंग को हम कहेंगे सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग, ठीक है? अब इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या होंगे, ये मुझे बता दें। जी, सबसे यस, okay, let's write it here. Dividing voltage, number 2, same current, number 3। जी, अब ये मुझे बताएं कि लेट्स से क्या मैं सीरीज सर्किट में हाई करंट फ्लो करवा सकता हूँ? वाई? यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इससे मुझे क्या एक चीज़ यहाँ पे, अगर ऐसी मेरे पास एक मशीन है जो कि जिसकी वाइंडिंग सीरीज में है, तो इसका मतलब ये होगा कि चूंकि ये सीरीज वाइंडिंग में है और एक ही वायर के अंदर सारा का सारा करंट फ्लो हो रहा है, सो दैट मीन्स कि आई एम ओनली लिमिटेड टू लो अमाउंट ऑफ करंट। करेक्ट? आपने खुद बताया ये। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं लो करंट। बट व्हाट इज हैपनिंग कि हमारा टोटल वोल्टेज जो है, जो यहाँ पे हम देखते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले भी लिखा हुआ था, वी टी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो इसका मतलब ये है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब आप वोल्टेज को ऐड कर देते हैं तो नेट जो आपके पास वोल्टेज आएगा वो आपके पास बड़ा वोल्टेज आएगा। लेट से अगर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, ठीक है, तो टोटल जो वोल्टेज मेरे पास आएगा वो 20 वोल्ट्स का आएगा। मानते हैं आप इस बात को?
तो इससे मैं क्या आखज़ कर सकता हूँ कि इस किस्म की वाइंडिंग में मेरे पास करंट हमेशा लो फ्लो होगा, लेकिन मेरे पास वोल्टेज हमेशा हाई मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या गेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब आपके पास करंट लो फ्लो कर रहे हैं एक मशीन में, तो इसके ऊपर टॉर्क पे क्या असर पड़ेगा? एग्जैक्टली तो जब स्टार्टिंग टॉर्क, ओके, जब टॉर्क आपके कम होगा तो फिर क्या होगा? व्हाट इज, यस, वेरी गुड। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि मैं इस मोटर को वहाँ पे इस्तेमाल करूँगा जहाँ पे मुझे लो टॉर्क एंड लो पावर मुझे चाहिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ? ओके, ओके, सो गिवन द सिनेरियो, हम इस सर्किट को कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे हमारे पास लो टॉर्क और लो पावर होगा। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि चूंकि आप वाइंडिंग सीरीज में कर रहे हैं, ठीक है, एक ही तार को आप हर एक रेजिस्टेंस में से गुजार रहे हैं, तो तार के यूज़ पे कितना असर पड़ेगा? मतलब हम क्या ज़्यादा वायर यूज़ करेंगे अगर पैरेलल सर्किट को कंसिडर करें या कंपेयर करें, या कम वायर को यूज़ करेंगे? कम वायर यूज़ करेंगे। क्यों कम वायर यूज़ करेंगे? नहीं, 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 आप समझे नहीं हैं। देखें, आपके पास, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि लेटस से एक रोड है और जो कि चारों घरों की तरफ जा रहा है, तो वो रोड लंबा होगा या आपके पास हर एक घर के लिए सेपरेट रोड है तो वो रोड लंबा होगा? अब आप खुद बताएं। यस, तो यस, तो देखें, इसी तरह अगर आपके पास हर एक रेजिस्टेंस के लिए इंडिपेंडेंट वायर जा रही है, तो वहाँ पे आपके पास वायर यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आपके पास एक ही वायर हर रेजिस्टेंस में से जा रही है, तो वायर की यूटिलाइजेशन आपके पास कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट जो है वो सीरीज वाइंडिंग का मेरे पास कम होगा। ओके, और छठा मेरे पास क्या हो गया? लो कॉस्ट। So its application lies in high speed and low torque. अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि हाई स्पीड और लो टॉर्क की एप्लीकेशन कहाँ पे है? हम्म, कौन सा मशीन होता है? ग्राइंडर, ओके, 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 ठीक है, ओके। तो जब वो उस जगह पे जहाँ पे आपके पास स्पीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और टॉर्क आपको कम चाहिए, जिस तरह बच्चों के खिलौने वगैरह हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं खींचनी होती, सो और जैसा कि इसने आपको बता दिया है कि घर में जूसर वगैरह या इस तरह की चीज़ें, तो हैंड हेल्ड आइटम्स जो हैं जहाँ पे आपको वेट भी कम चाहिए होता है, छोटी डिवाइस चाहिए होती है और स्पीड आपको हाई चाहिए और टॉर्क आपको लो चाहिए, सो वी यूज सीरीज वाइंडिंग इन दैट वेरी मोटर। ठीक है, अब जी, बच्चा, ये जो आपने सवाल किया है टेक्निकली थ्योरेटिकली अगर आप देखते हैं तो आप एक तो सबसे पहले उसके अंदर अपना स्टेटर मूव करता है, उसके अंदर आर्मेचर मूव नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप उसके मैन्युफैक्चरर को देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर उसमें किस क्वालिटी की चीज़ बना रहा है, ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, आपका सवाल ये होना चाहिए कि इसमें से सीलिंग फैन के लिए कौन सी वाइंडिंग बेहतरीन है। ठीक है, यू कैन नॉट आस्क के सीलिंग फैन के अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब भी बाजार में जाते हैं तो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि क्या इसमें कॉपर की वाइंडिंग है या कौन सी, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज इन देयर।
ठीक है, तो आपका सवाल अभी मैं ऑन होल्ड कर रहा हूँ और इसका जवाब मैं आपको लेक्चर के एंड में देता हूँ, ठीक है, कि पंखे के अंदर कौन सी वाइंडिंग होनी चाहिए। लेट अस स्टडी द अदर टू वाइंडिंग्स एज वेल। समझ आ गई आपको? ओके ओके, नाउ लेट्स सी अनदर वाइंडिंग। ओके, जगह कम होने की सूरत में मैंने यहाँ पे नीचे बना दिया ताकि आप लोगों को दोनों में फ़र्क नज़र आए। मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। नाउ टेल मी, वेट, नाउ टेल मी विच वाइंडिंग इज दिस वन? पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में हमें पता है कि इसमें क्या होगा, अपने साथ नोट करते जाएं कि हमारे पास जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू, वो सेम होगा हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस। सो आई राइट वी आर। करंट पे क्या असर होगा? वेरी गुड, यस। So that means कि this will be the summation of all the currents like I1 plus I2 plus I3। मानते हैं इस बात को? ये जो ई सा बना हुआ है इसका मतलब है समेशन है। इस साइन को आप जानते हैं, सिंबल को आप जानते हैं? अच्छा, अब इसमें क्या होगा मेरे पास कि अभी आप देखें कि हर एक जगह पे मेरे पास वोल्टेज तो सेम होगी, लेकिन मेरे पास हर एक रेजिस्टेंस का अगर मैं करंट निकालता हूं और एंड टर्मिनल पे देखता हूं तो मेरे पास जब सारों को मैं ऐड करूंगा तो हर एक करंट मेरे पास इंक्रीज होता हुआ मुझे नजर आएगा। तो अगर हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस 5 एम्पेयर का करंट है तो मेरे पास नेट करंट कितना होगा? 15 एम्पेयर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं लिखता हूँ दोबारा से, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है दीज वन। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे तो वोल्टेज डिवाइडिंग था, इसमें क्या होगा? वोल्टेज सेम रहेगा, करंट इंक्रीज होगा, करेक्ट? वोल्टेज विल रिमेन द सेम एंड द करंट विल इंक्रीज, इस बात को मानते हैं? ओके। दूसरा मुझे ये बताएं कि जब अभी करंट मेरे पास इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी बच्चे, टॉर्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा? करंट इंक्रीज हो रहा है। और टॉर्क भी इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है। ओके, कॉस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कैसे? कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस मोटर की स्पीड के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और टॉर्क? अच्छा, यस वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं कि अगर लेट से मुझे एक ऐसी मोटर चाहिए कि जिसमें सीरीज सर्किट के भी, सीरीज वाइंडिंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो और जिसमें पैरेलल वाइंडिंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो क्या मैं कोई ऐसा मोटर बना सकता हूँ? कंपाउंड मोटर। अच्छा, ये नाम आपने कहाँ से सीखा है, कंपाउंड मोटर? ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स you are not going to say compound motor, you will say this type of
वाइंडिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड वाइंडिंग। ठीक है, आजकल की जो दुनिया है वो कंपाउंड वाइंडिंग को हाइब्रिड वाइंडिंग कहती है। ठीक है, हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? हाइब्रिड का क्या मतलब होता है कि आधी एक चीज़ होती है, आधी दूसरी चीज़ होती है, और आपस में मिला के उससे हाइब्रिड बना दिया जाता है। जिस तरह के आपके पास हाइब्रिड गाड़ी होती है तो आधा पेट्रोल होता है और आधी बैटरी का काम होता है, तो दोनों को मिला के आपके पास एक चीज़ बन जाती है, एंड वी कॉल इट हाइब्रिड वाइंडिंग। ठीक है, बट इफ़ यू स्टिल वांट टू राइट कंपाउंड वाइंडिंग यू कैन राइट इट, ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न दुनिया में हाइब्रिड वाइंडिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हाइब्रिड वाइंडिंग स्लैश कंपाउंड वाइंडिंग। इन द पेपर यू कैन राइट हाइब्रिड वाइंडिंग और कंपाउंड वाइंडिंग, जो कि आपकी मर्जी है, बट आई विल प्रेफर हाइब्रिड वाइंडिंग स्लैश कंपाउंड वाइंडिंग। ओके, क्या मसला हो गया? आपकी आवाज को क्या मसला हो गया है? समझ नहीं आ रही? क्या सहरी सुबह नहीं की? अच्छा अच्छा, सहरी में अंडा, नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है। सहरी में अंडा खाया करें ताकि पूरा दिन हशाश बशाश रहें आप लोग। हाँ, क्यों, क्या हो जाएगा फिर? ओके ओके, प्यास लगती है, ओके। तो आप लोग सारा दिन घर में क्या करते हैं कि आपको प्यास लगती है? क्लासेस लेते हैं? ओके ओके, वेरी गुड। आपके एक दिन में कितने क्लासेस होती हैं? मैं सोच रहा था कोई 6-7 क्लासेस होंगी जिस तरह आप बता रहे हैं। सिर्फ 2 क्लासेस होती है, और हाँ, क्यों? अच्छा, नहीं, मेरे क्लास तो एग्जैक्ट टाइम पे होता है, मैं आगे पीछे नहीं करता। जी, ओके। मैंने तो आपके साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी हुई है कि जिससे लेक्चर मिस हो जाता है मैं उसके लिए यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सो ओके, सो लेट्स सी। आई वांट माय रिक्वायरमेंट इज समथिंग कि जिसमें मुझे सीरीज वाइंडिंग की भी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और जिसमें मुझे पैरेलल वाइंडिंग की भी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो अगर मैं उसके वाइंडिंग को देखता हूँ, तो अगर वाइंडिंग की एग्जैक्ट डायग्राम बनाता हूँ तो वो सिर्फ उसमें ट्विस्ट वगैरह आपको नज़र आएगा वाइंडिंग का, या उसमें सिर्फ आपको कॉपर की वायर्स नज़र आएंगी, तो उसकी बंदे को समझ नहीं आती। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को सिंपल करने के लिए, ताकि हमें देखने में भी आसानी हो और हमें समझने में भी आसानी हो, हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। इसी तरह होता है। तो अगर हाइब्रिड कंपाउंड वाइंडिंग के मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ कुछ इस तरह बनेगी। इसको देखें। ये देखें, अभी मेरे माउस को देखें, ठीक है, अगर मैं लेट अस से
बच्चे क्लास को ज़रा मैं दोबारा से री ऑनलाइन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। राइट, सो वेयर वर वी? हम हाइब्रिड वाइंडिंग या कंपाउंड वाइंडिंग का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे थे। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे देखें, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ओके ओके। अगर हम हर एक लाइन में देखते जाएं जहां से मैं ये गोल दायरा लगा रहा हूं, ये देखें, अगर हम सिर्फ इन ब्लॉक्स को देखें तो ये मेरे पास कौन सी वाइंडिंग बनती जा रही है? सीरीज वाइंडिंग, वेरी गुड। अच्छा, अब देखें, और ये जो कंप्लीट ब्लॉक्स आपको नजर आ रही है, ब्लॉक नंबर 1, block number 2 and block number 3. Let me write it here. Block number 1, block number 2 and block number 3. आपस में ये कौन सी वाइंडिंग बन रही है? पैरेलल वाइंडिंग, पैरेलल वाइंडिंग, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्या हो गया कि अगर मैं ब्लॉक वाइज देखता जाऊं तो ब्लॉक इज इन सीरीज, बट अगर आप ब्लॉक टू ब्लॉक देखते हैं तो वो क्या है हमारे पास? पैरेलल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। तो यहाँ तक जो हम आपस में अगर एक ब्लॉक देखते हैं तो यहाँ तक अगर आप इसको एनालाइज करते हैं हर एक ब्लॉक को इंडिपेंडेंटली, तो आपके पास सीरीज वाइंडिंग वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते होंगे। और अगर आप पूरे के पूरे लूप्स को हल करते हैं तो आपके पास पैरेलल वाइंडिंग के कैरेक्टरिस्टिक नजर आएंगे। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास नेट रिजल्ट जो आएगा तो वो मेरे पास क्या आएगा? यस, वेरी गुड, नेट रिजल्ट मेरे पास आएगा सीरीज प्लस पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर मुझे ऐसी एप्लीकेशंस चाहिए जहां पे मुझे हाई टॉर्क एंड हाई स्पीड, आई रिक्वायर बोथ, सो व्हाट विल आई डू? आई विल मेक अ कंपाउंड वाइंडिंग। बट यहाँ पे मेरे पास एक मसला क्या आएगा? मसला मेरे पास ये आएगा कि मेरे पास मोटर की कीमत बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी मेरी वाइंडिंग कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और उसके अंदर ज़्यादा वायर और ज़्यादा गेज वाली वायर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके हमारे क्लास में अभी किसी लड़के ने सवाल किया हुआ था कि पंखे में कौन सी वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपके पास लो
कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो बहुत छोटे लेवल वाला मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करेगा कि वो आपके पास सबसे पहले उसकी कोशिश ये होगी कि अपनी पैसे बचाने के लिए वो सीरीज वाइंडिंग में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ मसला क्या होगा कि जैसे जैसे आपके पंखे का कैपेसिटर कमज़ोर होता जाएगा तो आपका पंखा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, फिर आपने वो कमज़ोर कैपेसिटर जल्दी जल्दी रिप्लेस करने होंगे। तो अगर थोड़ा सा अच्छा मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या करेगा कि वो उसके मुताबिक पैरेलल वाइंडिंग बनाएगा, ठीक है, ताकि करंट पे कोई असर ना पड़े। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर होगा तो वो क्या करेगा, वो कंपाउंड वाइंडिंग में पंखा बनाएगा। लेकिन मार्केट में आपको कंपाउंड वाइंडिंग में पंखे नज़र नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है और अगर कंपाउंड वाइंडिंग में पंखे बनने शुरू हो गए तो जो पंखे हम खरीद रहे हैं वो भी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो नाउ इट डिपेंड्स के लोगों की डिमांड क्या है और मैन्युफैक्चरर की क्वालिटी क्या है। बट यस, अगर आप बहुत अच्छे पंखे देखें जो कि यूरोप के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपके पास अच्छी वाइंडिंग और अच्छे वायर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ आपको एक और बात ये भी बता दूं, पाकिस्तान में जुगाड़ इस्तेमाल होता है। जुगाड़ से क्या मुराद है कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में लोग कैपेसिटर डबल कर देते हैं। कैपेसिटर डबल करने से क्या होता है कि आपका पंखा कुछ दिनों के लिए बहुत तेज़ रोटेट होता है, बट एट द सेम टाइम आप अपने वाइंडिंग को भी कमज़ोर कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए होना क्या चाहिए कि आपकी वाइंडिंग पैरेलल में बने। पैरेलल में अगर बने तो अगर आप डबल कैपेसिटर लगा भी देते हैं तो अगर आपका करंट इंक्रीज भी हो जाता है तो आपके वाइंडिंग की वायर के ऊपर असर नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो पैरेलल वाइंडिंग में होती है तो वो अपने करंट से थोड़ा और करंट ज़्यादा बर्दाश्त कर पाती है। लेकिन अगर सीरीज वाइंडिंग में आपने ये काम कर दिया तो फिर आपका उसी वक्त वाइंडिंग में आपकी जल जाएगी। नाउ ये जिस बंदे ने ये सवाल किया था उसको उसका जवाब मिल गया है? ओके, वेरी गुड जी। इसके अलावा अगर अच्छा, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आई सीरीज शंट और कंपाउंड वाइंडिंग आपने बुक्स में डिफरेंट किस्म के उसके एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, ठीक है। तो हम उस एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। मैं इसको बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ क्योंकि हम इस चीज़ को आगे एक और जगह पे इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको यहाँ तक करना चाहता हूँ। यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल। उसकी वजह यह है कि आप सबके रमज़ान हैं, रोज़े हैं, सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेस यू अप, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप सिर्फ अपने इस कॉन्सेप्ट तक ही रखें, क्योंकि सीरीज शंट और कंपाउंड में अगर आप जाते भी हैं तो एट द एंड आपने सिर्फ यही लर्न करना है, ठीक है। सो उस चीज़ को भूल जाएं और जो यहाँ पे जो मैंने आपको सीरीज पैरेलल और हाइब्रिड वाइंडिंग समझाई है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना यहाँ तक रखना है और पेपर में भी यहाँ तक ही आएगा, मतलब इसके और डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ आप लोगों का कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट का पता हो। बहुत ज़्यादा आप लिख भी लें और आपको समझ नहीं आ रही हो, सो दैट डजंट मेक सेंस। ये जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको की है, पेपर में भी आपने यही लिखना है, ठीक है। बाकी इधर उधर से आपने नहीं लिखना। बुक से सीरीज शंट और कंपाउंड वाला बुक आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी जो टॉपिक होते हैं उसमें मैं आपको खुद बता देता हूँ कि आप नेट से देख लें या उधर से देख लें या बुक से देख लें, लेकिन सीरीज शंट और कंपाउंड में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको फर्दर समझ नहीं आएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि जब हम मोटर में आगे फर्दर जाते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप देखते हैं, तो जब हम वाइंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्दर मज़ीद चले जाते हैं तो फिर आपको कुछ ऐसी वाइंडिंग्स मिल जाएंगी कि जहाँ पे स्पीड इंक्रीज करने से टॉर्क भी इंक्रीज होगी, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या हो गया है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप इसको फर्दर डिटेल में देखें। जितना मैंने आपको समझा दिया बस सिर्फ इधर तक ही अपना कॉन्सेप्ट रखें, ठीक है। ओके सर। ओके, इन द कमिंग क्लास व्हाट आई विल डू कि हम इसका फर्दर इस टॉपिक को हम ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन हम आगे जाएंगे। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। नो प्रॉब्लम। यस सर, नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अभी तक हमने जितने लेक्चर पढ़ लिए हैं उन सब में आपको क्लियर है, उसमें अभी तक कोई मसला है?
No, sir. Okay, very good. Just in case if you have any trouble, you can ask me anytime. Okay? Okay, sir. अच्छा, Thank you, sir. ओके, मैं एक और चीज़ देख रहा था कि आप लोगों के असाइनमेंट और क्विज, इसमें कुछ लड़कों ने कॉपी मारी हुई है, तो इसके साथ अब क्या किया जाए, आप लोग खुद बताएं। कैसा? मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग असाइनमेंट और क्विज जहां से भी करते हैं, आप लोगों को फ्रीडम है कि आप करें, लेकिन आप लोगों को समझ आनी चाहिए, लेकिन आपस में एक दूसरे से कॉपी नहीं मारनी। ठीक है, मैंने ये बताया हुआ था। यस सर। अब इसमें कुछ लड़के हैं जिन्होंने फिर भी आपस में कॉपी मारी हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने इतना फ्रीडम दिया हुआ है। तो अब उन लड़कों के साथ क्या किया जाए कि जो ये काम करते हैं। सर पास टाइम ऐसा होता है कि एक वेबसाइट से 2 बंदे लिखते हैं, तो शायद उसी वजह से प्रॉब्लम आया होगा। अच्छा, एक वेबसाइट से 2 बंदे, मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने और लाइन भी सर उसी हमने तरह एक तो दूसरे। सारा बस सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? सर आप बस हमने तो आपकी सारा आवाज नेट से लिखा था सर। सर यही आपकी कुछ आवाज मैंने थोड़ा स्लो आ रहा है। देखा लेकिन सही नहीं। देखिए बच्चे, मेरी बात सुने। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टीचर को खुद ब खुद पता चल जाती है कि अगर एक वेबसाइट पे 2 लोग चले भी जाते हैं तो वहाँ से भी पता चल जाता है। क्योंकि लेट्स से अगर मैं और मेरा दोस्त एक ही वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहाँ पे कोई 200-300 लाइनें लिखी हैं, तो मैं 200-300 लाइनें नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ वो लाइनें उठाऊंगा जिसकी मुझे समझ आती है। अब यहाँ पे जो है सिर्फ जो है एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, फिगर बाय फिगर चीज़ उठाई गई है। तो ये तो मुझे पता है कि ये आपस में कॉपी की गई है। ऐसे इस लॉजिक को आप मानते हैं? जी सर। हाँ, तो अभी बताएं इन लड़कों के साथ क्या किया जाए जो ये काम करते हैं। ओके तो एक मौका दे दीजिए। ओके, चले एक मौका। ओके चले, आप लोगों ने कह दिया, सो यू पीपल आर गिवन वन चांस बट डोंट रिपीट सच थिंग्स अगेन। ओके, ओके, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इतनी फ्रीडम दी हुई है कि आप जहाँ से लिखना चाहते हैं आप लिखें, लेकिन वो चीज़ लिखें जो आपको समझ आती है। ओके, लेट्स मार्क द अटेंडेंस फॉर टुडे। मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूँ।